मेरी पत्नी रोज़ मेरे लिए बहुत टेस्टी और नए-नए खाने बनाती। रात को मैं जब ऑफ़िस से आता, तो मेरी पत्नी खाने की टेबल पर नया सूट पहने मेरा इंतज़ार कर रही होती। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही दिन भर की सारी थकान उतर जाती। मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपनी पत्नी के साथ बैठकर रात का खाना खाता। मगर मुझे हैरत तब होती, जब मेरी पत्नी मेरे साथ तो बैठी रहती, मगर खाना नहीं खाती। जब मैं उसे खाना खाने को कहता, तो वह मुझे कहती थी कि उसने खुद के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय आकर दे जाएगा। मैं वही खाऊंगी। खाना खाने के बाद ही मुझे फ़ौरन नींद आ जाती। मेरे सोने के बाद ही वह डिलीवरी बॉय मेरी पत्नी को पिज़्ज़ा देने आता था। अब यह काम रोज़ का ही हो गया। मैं यह सोचकर हैरान था कि पता नहीं क्यों वह डिलीवरी बॉय रोज़ मेरे सोने के बाद ही पिज़्ज़ा देने आता है। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। एक रात मैं सोया नहीं और सोने की एक्टिंग करने लगा। जैसे ही वह डिलीवरी बॉय आया, तो मेरी पत्नी उसे हमारे कमरे में ले आई। वह दोनों एक ही सोफे पर बैठ गए थे। उसके बाद मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, वह इतना शर्मनाक था, किसी को बताने के लायक नहीं था। मेरी बंद आंखों से ही आंसू बह रहे थे। यह देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मेरी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यह क्या देख रहा हूँ। मेरी पत्नी रात के समय हमारे ही कमरे में मेरी मौजूदगी में यह क्या कर रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल दी हो। लेकिन मैं अभी चुपचाप उन्हें बंद आंख करके देखता रहा और वही लेटा रहा। लेकिन कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना सच नहीं होता, बल्कि सच तो वह होता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी ये खेल कब से खेल रही है, मुझे कब से धोखा दे रही है। लेकिन मैं अपनी पत्नी की आखिरी हद तक देखना चाहता था। मेरी पत्नी मुझे सोता हुआ समझकर मेरी मौजूदगी में किसी गैर लड़के के साथ बैठी हुई थी। वह दोनों मेरे सामने सोफे पर एक साथ बैठे थे और जो कर रहे थे, ये सब देखकर मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं किस कदर अपनी पत्नी सुरीली पर भरोसा करता था, मगर उसने बदले में मेरे साथ क्या किया। मैंने पूरी रात अंगारों पर लेटकर ही गुजारी थी। वह लड़का कुछ समय मेरी पत्नी के साथ बिताकर वापस चला गया, लेकिन जाते जाते मेरे जीवन का सुकून भी अपने साथ ले गया। मैं पूरी सच्चाई जानने के बाद ही अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। दुनिया वाले उसे बहुत संस्कारी और शरीफ समझते थे, इसलिए उसे गलत साबित करने के लिए मेरे पास किसी सबूत का होना जरूरी था। उस समय मैंने उसे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी सच्चाई जान चुका हूँ। इसलिए मैंने उसके सामने सोने का नाटक किया और रोजाना की तरह सुबह में ही उठा। लेकिन आज की सुबह मेरे लिए बहुत अलग थी, क्योंकि आज कुछ भी मेरी जिंदगी में पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी जान से प्यारी पत्नी सुरीली, जिसका चेहरा देखकर मेरी सुबह खुशनुमा हो जाती थी, आज उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। आज जब वह मेरे करीब आई, तो मैंने उसे खुद से दूर किया। मैं नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। कल रात मुझ पर जो कयामत टूटी थी, उसकी वजह से अब हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता था। मैं नहाकर जब बाहर निकला, तो सुरीली मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझे देखकर कहने लगी कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, हम घूमने के लिए बाहर चलेंगे। लेकिन आज मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे कुछ गलत हो जाए। इसलिए मैंने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा, क्योंकि आज वह मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मेरा बदला हुआ रूप देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि कल रात तक हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था। इसलिए वह जान ना सकी कि मेरा बर्ताव अचानक क्यों बदल गया। वह यह बात नहीं जानती थी कि कल रात को मैं सोया ही नहीं था, बल्कि जाग रहा था। हम अक्सर ही बाहर घूमने जाया करते थे। जब भी वह कोई फरमाइश करती, मैं फौरन पूरी कर देता था। लेकिन कल रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मैंने उससे कहा कि मुझे देर हो रही है, ऑफिस के लिए निकलना है। मैं बहुत ही रूखे अंदाज में उसे बाय कहकर घर से निकल गया, वरना हर रोज ऑफिस जाने से पहले उससे बहुत सारी बातें करता था। लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था। कल रात वाला नज़ारा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं सोच रहा था कि मेरी मोहब्बत में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो सुरीली इस हद तक गिर गई है कि उसे हमारे रिश्ते का भी ख्याल नहीं रहा।
मैं बहुत ही गुस्से में बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद भी मेरे दिमाग से रात वाली बात नहीं निकल रही थी। मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं यही सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से सबके सामने सच लाना है। क्योंकि माँ मेरी पत्नी से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए वह मेरी इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करती। मैं अजीब उलझन में फंस गया था। मुझे किसी भी तरीके से अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी के मुंह से सारा सच उगलवाना था। मेरी पत्नी सुरीली मेरी माँ की पसंद से ही मेरे जीवन में आई थी। वह उनकी किसी दोस्त की बेटी थी और उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। शादी के बाद तो मैं भी सुरीली से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अब मुझे ये पता चला था कि मोहब्बत सिर्फ एक तरफा है। सुरीली का मुझसे मोहब्बत करना, मेरा ख्याल रखना, मेरे आगे पीछे घूमना, वह सिर्फ एक धोखा और फरेब था। अब जाकर मुझे यह सब बात समझ आ गई थी। मेरा नाम अथर्व है। जब मैं 26 साल का नौजवान था, तब एक दिन अचानक ही मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा अथर्व, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बिना कोई सवाल किए मेरे एक फैसले पर अपना सर झुका देना। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ ने बहुत मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे लिए वह मेरे पिता भी थी और माँ भी थी। मैं अपनी माँ के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। माँ कहने लगी कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी है। माँ की बात सुनकर मुझे धक्का लगा। मैं कुछ देर खामोश रहा और सोचने लगा कि इतनी जल्दी माँ को लड़की कहाँ से मिल गई और उन्होंने मुझे बिना बताए ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। फिर माँ ने मुझे खुद ही बताया कि उनकी दोस्त की बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। आज तक मैंने अपनी माँ की किसी भी दोस्त के बारे में नहीं सुना था। आज अचानक ही माँ मुझे अपने बचपन की दोस्त की बातें बताने लगी। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत अजीब था। माँ की यह दोस्त उनके बचपन की दोस्त थी। आज सालों बाद माँ की उनसे मुलाकात हुई थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतने जमाने के बाद माँ को उनकी दोस्त मिली और माँ ने उनकी बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा कि शादी के लिए कुछ समय ले लेते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझ पर शादी के लिए इतना जोर दिया कि मैंने सुरीली को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी और फिर हमारी शादी हो गई। वह मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर में आ गई। शादी की रात जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। मुझे उसमें कोई भी ऐसी बात खास नज़र नहीं आई थी कि माँ ने उसे इतनी जल्दी मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। माँ की दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए वह चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में ही उनकी बेटी की शादी हो जाए। माँ ने अपनी दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी और सुरीली की शादी करवा दी। लेकिन शायद उनकी जल्दी की असली वजह कुछ और ही थी। इस वजह से एक हफ्ते के अंदर ही अंदर उसकी माँ ने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। वह वजह मुझे अब समझ में आ रही थी। मेरी पत्नी अगर मेरे घर में इतना कुछ कर सकती है, तो अपनी माँ के घर में क्या कुछ नहीं करती होगी। वह वैसे भी अकेली थी। सुरीली के घर में सिर्फ उसकी बीमार माँ ही थी। वह भी मेरी तरह इकलौती थी। मैंने सुरीली के साथ बहुत मोहब्बत और ईमानदारी से अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। वह हमेशा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसने हमारे घर आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसके आने के बाद मेरी माँ की जो बेटी की कमी महसूस होती थी, वह पूरी हो गई थी। उसने मेरी माँ का दिल ऐसे जीत लिया था कि वह दिन रात सिर्फ उसी की तारीफों के गुनगाती रहती। मुझे भी यह देखकर बहुत खुशी होती कि मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी में अपनी जगह बना ली है। लेकिन अब यही बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं चाहकर भी अपनी माँ के सामने उसकी बुराई नहीं कर सकता था, जबकि वह मेरे साथ गलत कर रही थी। अगर मैं अपनी माँ से कहता कि मैं उनकी बहू को आधी रात को किस हालत में देखा है, तो शायद वह मेरे मुंह पर ही एक थप्पड़ मार देती। मेरा दिल बहुत जल रहा था। वह समय अभी भी मुझे याद था, जब वह मेरे सामने किसी गैर मर्द के साथ सोफे पर बैठी थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती थी। शादी के बाद से ही सुरीली बहुत कम और बहुत मुश्किल से ही अपने घर जाती थी। उसकी माँ बार बार फ़ोन करके मुझसे कहती कि उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है, उसे मुझे मिलाने ले आओ। लेकिन मैं जब भी सुरीली से कहता कि अपनी माँ से मिलने चलो, तो वह मना कर देती। हमेशा उसके पास कोई ना कोई बहाना होता।
कभी कभी मैं सोचता कि कोई बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए कैसे मना कर सकती है। बेटियां तो शादी के बाद अपने माँ बाप से मिलने के बहाने ढूंढती है, लेकिन सुरीली किसी न किसी बात का बहाना बनाकर कह देती कि मैं बाद में चली जाऊंगी। और इस बात को ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता। जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा फ़ोन करके मुझसे कहती तो मैं ज़बरदस्ती सुरीली को लेकर चला जाता। वह थोड़ी ही देर में अपनी माँ से मिलकर वापसी की जिद करने लगती। उसकी माँ के पास रहने का तो वह नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन उस समय मैं सोचता था कि शायद उसे अपने ससुराल की जिम्मेदारियों का ख्याल है, इसलिए वह अपनी माँ से मिलने नहीं जाती है। लेकिन असली वजह मुझे अब समझ आई थी कि मेरे घर में उसकी अय्याशी आसानी से पूरी हो रही थी। मैंने सुरीली को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी थी, अपना पूरा घर उसके हवाले कर दिया था, आंखें बंद करके उस पर विश्वास करता था। लेकिन उसने मेरे इसी भरोसे को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। अब मैं चाहता था कि वह खुद अपने मुंह से अपने कारनामे बताए, ताकि मैं उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। आज मैं सारा दिन ऑफिस में यही सब कुछ सोचता रहा। शाम को जब ऑफिस से घर वापस आया तो मेरे दिल में सुरीली के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वह मेरी माँ के कमरे में बैठी उनका सर दबा रही थी। माँ मुझे देखकर मुझसे कहने लगी कि आजा, तू भी यहाँ मेरे पास बैठ। देख, तेरी पत्नी सारा दिन मेरी खिदमत में लगी रहती है और एक तू है, तुझे तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती और दो घड़ी मेरे पास आकर बैठता भी नहीं है। मेरी माँ मेरी पत्नी को बहुत प्यार से देख रही थी और उसे दुआएं भी दे रही थी। यह सब देखकर सुरीली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखते ही बहुत तेज गुस्सा आ गया। इतनी मासूम दिखने वाली मेरी पत्नी अंदर से किस तरह घटिया औरत थी, यह सिर्फ मैं ही जानता था। बहुत मुश्किलों से थोड़ी देर मैं अपनी माँ के पास बैठा और फिर अपनी कमरे में चला आया था। सुरीली भी मेरे पीछे पीछे मेरे लिए चाय लेकर आ गई। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आज मेरा उससे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वह मुझसे बात करने लगी, लेकिन मैं आंखें बंद करके लेट गया, जैसे मुझे नींद आ गई हो। वह मेरे सर पर हाथ रखकर देखने लगी कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने गुस्से से आंखें खोलकर उसका हाथ झटक दिया और उससे कहा, भगवान के वास्ते मुझे थोड़ी देर के लिए चैन से जीने दो। शादी के 6 महीने बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था। आज भी उसने मेरे लिए नया सूट पहना हुआ था और मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन मैं कुछ खाए बगैर ही सो गया था। सुरीली के बार बार पूछने पर मैंने बहुत चीख कर उसे जवाब दिया था। तब वह डरकर पीछे हट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर अब उसके मगरमच्छ के आंसू का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला था। मैंने उसकी तरफ से करवट बदल ली और उससे कहा कि आज रात मुझे अकेला छोड़ दो। वह चुपचाप कमरे से उठकर बाहर चली गई। मैं रात तक इसी तरह अपने कमरे में लेटा रहा और रात का खाना भी नहीं खाया। मैं देखना चाहता था कि आज रात भी वह लड़का हमारे कमरे में आएगा या नहीं। मुझे हमेशा से ही नींद की गोली खाकर सोने की आदत थी। मुझे बिना नींद की गोली खाए नींद ही नहीं आती थी। शायद मेरी इसी आदत का फ़ायदा मेरी पत्नी ने उठाया था, इसलिए आज रात मैंने नींद की गोली नहीं खाई। मैंने चुपके से अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया और फिर उसे सोफे के पास ही छुपा दिया। मैं उन दोनों के बीच में हुई बातें रिकॉर्ड करना चाहता था और फिर जब वह मेरी पत्नी से मुलाकात करके वापस जाता तो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता। मैं सोच रखा था कि सुरीली अगर माँ के सामने झूठ बोलेगी तो मैं तब इसके रिकॉर्डर उनको सुना दूंगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे बहुत ही बेसब्री से उस समय का इंतजार था कि जब वह लड़का हमारे घर में आए और सुरीली उसे हमारे कमरे में लेकर आए। मैं सोने का ड्रामा कर रहा था। सुरीली यही समझ रही थी कि मैं सो चुका हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन मिलाया और एक पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। मैं जानता था कि पिज्ज़ा ऑर्डर करना तो सिर्फ एक बहाना है। पिज्ज़ा डिलीवर करने के बहाने से ही वह लड़का मेरे घर में आता है। वॉचमैन भी उसे डिलीवरी बॉय समझकर और सुरीली के कहने पर उस लड़के को अंदर आने की इजाज़त दे देता होगा। इसलिए आज तक मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 12 बजे सुरीली ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खोला और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले आई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसी समय उस लड़के का मुंह तोड़ दूं। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप पर काबू किया था। मैं अपने गुस्से को काबू कर अपनी जगह पर लेटा रहा। इस लड़के ने मेरी पत्नी सुरीली का हाथ पकड़कर उसे खींचकर सोफे पर बैठा लिया और फिर ऐसी ऐसी हरकतें शुरू कर दी थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई। वह सुरीली से कुछ कह रहा था जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मगर मेरा फ़ोन वही रिकॉर्डिंग पर लगा हुआ था। मैं जानता था कि इन दोनों की आवाज़ें मेरे फ़ोन में ज़रूर रिकॉर्ड हो गई होगी। वह लड़का काफ़ी देर तक मेरी पत्नी के साथ बातें कर रहा था। मेरी पत्नी ने उसका माथा चूमा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी पत्नी एक बहुत ही ज़्यादा
चरित्रहीन और गिरी हुई औरत है, जिसने अपनी माँ के कहने पर मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल अभी भी पुराने आशिक में ही अटका हुआ है। और शायद यही वह वजह थी कि सुरीली अपनी माँ को देखना भी नहीं चाहती थी, वरना कोई भी बेटी अपने माँ बाप से मिलना क्यों नहीं चाहेगी। थोड़ी ही देर बाद सुरीली ने बहुत से पैसे उस लड़के के हाथ में थमा दिए। वह लड़का जाने के लिए खड़ा हो गया। यही सही मौका था जब मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकता था और इन दोनों से अपना हिसाब किताब कर सकता था। मैं फौरन ही अपने बिस्तर से उठा और उस लड़के को पकड़ लिया। सुरीली सोच भी नहीं सकती थी कि आज मैंने दवाई नहीं खाई है, बल्कि मैं जाग रहा हूँ। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए और वह लड़का पूरी तरह से घबरा गया। सुरीली हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज इसे छोड़ दो। यह लड़का पिज्जा देने के लिए आया था और मैं उसे पैसे देने के लिए कमरे में ले आई थी। मैंने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और उससे कहा कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारी सच्चाई तो मैं कल रात ही जान गया था, लेकिन मेरी माँ के सामने जो भोलेपन का नाटक तुम करती हो ना, मैं उसे पूरी तरह उठाना चाहता था। तुम कितनी धोखेबाज और मक्कारी लड़की हो। मेरे और मेरी माँ की मोहब्बत का तुमने यह सिला दिया कि हमारे ही घर में, हमारी ही छत के नीचे तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। मेरी बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा रोने लगी। वह कहने लगी कि एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे आप फैसला करना। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के चेहरे पर मारा। जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद तो कुछ भी सुनने समझने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। एक डिलीवरी बॉय आधी रात को मेरे कमरे में क्या करने के लिए आया था? यह बात समझना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। मेरे कमरे में शोर सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई। कमरे का मंजर देखकर वह परेशान हो गई। मैंने माँ को देखकर बताया कि उनकी प्यारी बहू इस तरह हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लगा और वह मुझसे कहने लगी, कुछ तो होश करो। सुरीली एक इज्जतदार लड़की है। मैंने गुस्से में माँ से कहा कि मैं सुरीली के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, बल्कि अब जो कहेगा मेरा फ़ोन रिकॉर्डर कहेगा। मैंने सोफे में जो फ़ोन छुपाया था उसे निकाला और उसका रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, और जो बातें दोनों के बीच में हुई थी उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह लड़का और सुरीली मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। मेरी माँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। जो कुछ मैंने देखा था और सुना था वह सब कुछ गलत था। सच तो बिल्कुल ही उससे उल्टा था, जिसके सुनने और जानने के बाद मैं अपनी माँ और सुरीली से नज़रें मिलाने के लायक ही नहीं रहा था। सुरीली की सिसकियाँ मेरे पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी माँ उसको सीने से लगाकर तसल्ली दे रही थी। मेरी माँ कह रही थी कि वह हर हाल में उसके साथ ही रहेगी। माँ ने उस लड़के को भी सोफे पर बैठाया। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। सुरीली और उस लड़के के बीच में होने वाली बातों ने मुझे आईना दिखाया, और अब शायद सारी जिंदगी मैं अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकता था। वह लड़का सुरीली को अपने गले से लगाए बैठा था। वह लड़का रिकॉर्डिंग में कह रहा था कि दीदी, तुम्हारी दुआओं और मदद की वजह से ही आज मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। दीदी, अगर आप मेरा साथ ना देती तो शायद मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। पापा ने तो हम दोनों को अलग ही कर दिया था और मुझे अपने साथ ले गए थे, लेकिन आपने कभी भी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज मैं अपनी ज़िंदगी में इतना पढ़ पाया हूँ। सुरीली उसे मुबारकबाद दे रही थी और उसे अपना भाई कह रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था। कुछ देर बाद सुरीली खुद ही कहने लगी कि मैं और सत्यम सगे भाई बहन हैं, लेकिन किस्मत के सितम ने और हमारे माता पिता की गलती ने हम दोनों को अलग कर दिया था। हमारे पिता बहुत ही सख्त मिजाज के थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। माँ और पापा के बीच में हमेशा झगड़ा होते रहता था। फिर एक समय ऐसा आया कि उन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और बच्चों का भी बंटवारा कर लिया। पापा सत्यम को लेकर अपने साथ चले गए और माँ ने मुझे रख लिया। उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि उनका यह फैसला हम दोनों की जिंदगियों के ऊपर क्या असर करेगा। हम दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अपने माँ बाप के फैसलों की वजह से हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के लिए मजबूर हो गए। पापा ने दूसरी शादी कर ली। सत्यम को दूसरी माँ मिल गई थी, लेकिन वह उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। माँ ने दूसरी शादी नहीं की थी और वह बीमार हो गई थी, जिस वजह से बहुत ही कम उम्र में मैं अपने घर को संभालने लगी। हम दोनों दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन अच्छे से नहीं गुजार सके, बल्कि हमारा बचपन हमारे माता पिता की वजह से छिन गया था। कई साल बाद जब मैं 16 साल की थी, तब एक दिन अचानक सत्यम हमारे घर के दरवाजे पर आया। वह अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान हो चुका था। उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था। वह हमारे साथ रहना चाहता था, लेकिन माँ ने मना कर दिया। कहने लगी, हो सकता है कि यह तेरे बाप की कोई साजिश हो।
उसने ही इसे कुछ समझाकर यहाँ भेजा होगा। लेकिन मैंने सत्यम का नंबर ले लिया था। सत्यम को मजबूरन हॉस्टल में रहना पड़ा। जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं इससे मिलने चली जाती और समय समय पर इसकी मदद करती थी, क्योंकि यह बहुत ही मेहनती लड़का था और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। इसलिए इसने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की और अब यह इंजीनियर बनने वाला है। मैं अपने भाई सत्यम के रिश्ते को सबसे इसलिए छुपा कर रखी थी। आज भी मेरी माँ मेरा और सत्यम का रिश्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह नहीं चाहती थी कि मैं इससे कोई भी रिश्ता रखूं। वह आज भी सालों पुरानी नफरत अपने दिल में लिए बैठी है, जो उन्हें मेरे पापा से थी। मैं सत्यम को इसलिए चुपके से मिलने के लिए घर बुलाती। मुझे डर था कि कहीं आप लोगों को सत्यम के बारे में कुछ पता चल गया तो आप माँ को न बता दें। सुरीली ने सारा सच मुझे बता दिया था। मैं उन दोनों को गले मिलते हुए देखा तो मैं समझ बैठा कि वह दोनों किसी गलत रिश्ते से बंधे हुए हैं। मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांग ली और सत्यम को अपने ही घर में रहने के लिए जगह दे दी। तलाक या अलग रहना पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उसका हमारी संतान पर पड़ता है। बच्चों का चरित्र और फ्यूचर दोनों ही खराब हो जाते हैं। अपनी जिद और नफरत को देखते हुए कोई भी फैसला करने से पहले हमें अपनी संतान के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आज इस बात को 1 साल हो गया है। मैंने सत्यम और उसकी माँ के बीच की नफरत खत्म कर दी है और आज सब कुछ ठीक हो गया है। मैं और मेरी पत्नी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं।